कभी सोचा है कि भारत सरकार में असली पावर किसके पास है? मतलब कौन है जो सारे बड़े फैसले लेता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ये काफी दिलचस्प सवाल है ना? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि भारत में सरकार असल में चलती कैसे है। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि असली एग्जीक्यूटिव यानी असली बॉस कौन है। फिर देखेंगे कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे काम करती है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट के डबल रोल को भी समझेंगे और हाँ, भारत के सिस्टम को दूसरे देशों से कंपेयर भी करेंगे। और सबसे आखिर में ये सब जानना क्यों जरूरी है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल सीधा सा है, भारत के पार्लियामेंट्री सिस्टम में डी फैक्टो यानी असल में एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? मतलब सरकार चलाता कौन है, जो कागजों पर लिखा है वो या जो असल में होता है वो? और इसका जवाब देखिए कहीं और से नहीं बल्कि सीधे हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के शब्दों में मिलता है। उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा था कि अगर हमारे संविधान में किसी की तुलना अमेरिका के प्रेसिडेंट से करनी है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन नहीं। सोचिए, बस ये एक लाइन ही सब कुछ साफ कर देती है। तो ये पावर आती कहां से है? सीधी सी बात है, ये पावर आती है लोगों से। देखिए, होता क्या है कि वोटर्स लोकसभा के लिए एमपीज चुनते हैं। फिर जिस भी पार्टी या कोलिशन को लोकसभा में मेजॉरिटी मिलती है, प्रेसिडेंट उसी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जो उस वक्त सांसद ना हो, लेकिन शर्त यह है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर संसद के किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। अब अगर प्राइम मिनिस्टर के रोल्स की बात करें तो वो बहुत सारे हैं। वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, मतलब अपनी पूरी टीम के कैप्टन। प्रेसिडेंट के साथ कम्युनिकेशन का मेन चैनल भी वही है। इतना ही नहीं, वो लोकसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं। और नीति आयोग जैसी जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, उनके चेयरमैन भी वही होते हैं। मतलब एक तरह से वो पूरी यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्स पर्सन है, सरकार का चेहरा और आवाज। लेकिन जाहिर है, प्रधानमंत्री ये सब अकेले तो नहीं करते, उनकी एक पूरी टीम होती है। तो चलिए अब जरा प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल पर नजर डालते हैं। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये असल में सरकार का वो एग्जीक्यूटिव हिस्सा है जिसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन यही संभालते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर काम करते हैं जिसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पूरी टीम की जिम्मेदारी एक साथ होती है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो सबका, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो भी सबकी। तो सवाल उठता है कि ये टीम कितनी बड़ी हो सकती है? क्या जितने चाहें उतने मंत्री बना सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। साल 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। इसके मुताबिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज, मतलब पीएम को मिलाकर, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ के 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। ये एक तरह से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस वाले आइडिया को सपोर्ट करता है। अच्छा, इस काउंसिल में भी एक हायरार्की होती है। सबसे ऊपर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये कोर डिसीजन मेकर्स होते हैं जिनके पास सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं। फिर आते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट जॉर्ज, और उनके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की मदद करते हैं। और आखिर में होते हैं डिप्टी मिनिस्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, इस पूरे सिस्टम की नींव है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपने हर फैसले के लिए लोकसभा को जवाबदेह है। ये एक टीम गेम की तरह है, एक का फैसला सबका फैसला। और अगर लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए अब प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल से आगे बढ़ते हैं और भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। इनकी भूमिका बहुत दिलचस्प है, पर अक्सर लोगों को इसके बारे में पूरी तरह पता नहीं होता। आपको पता है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट का पद है, इसका आइडिया अमेरिकन मॉडल से प्रेरित है। लेकिन हमारे यहाँ इनकी भूमिका और शक्तियां अमेरिका से काफी अलग हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा फर्क तो इनके चुनाव के तरीके में ही है। प्रेसिडेंट के चुनाव में कौन कौन वोट डालता है? पार्लियामेंट के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सभी मेंबर्स वोट डालते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हों या नॉमिनेटेड। और इसमें राज्यों की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य काम क्या है? उनका प्राइमरी फंक्शन है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के तौर पर काम करना। मतलब वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। वो ही सदन की कार्यवाही चलाते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं और मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन जैसे मामलों पर फैसला लेते हैं। हाँ, अगर प्रेसिडेंट का पद खाली हो जाए तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि नए प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए। अब इन रोल्स को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए क्यों ना भारत की तुलना कुछ दूसरी बड़ी डेमोक्रेसी से की जाए। पहले वाइस प्रेसिडेंट्स की तुलना करते हैं इंडिया और यूएसए की। प्राइमरी रोल तो दोनों का लगभग एक जैसा है, अपने अपने अपर हाउस की अध्यक्षता करना। लेकिन सबसे बड़ा अंतर है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन में। इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ एक एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं जब तक नए प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए। वहीं अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बाकी बचे हुए पूरे टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा प्राइम मिनिस्टर्स की तुलना करते हैं भारत और यूके की। हमारा सिस्टम ब्रिटिश मॉडल पर ही आधारित है, लेकिन इसमें कुछ दिलचस्प अंतर हैं। जैसे यूके में प्राइम मिनिस्टर को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोअर हाउस का मेंबर होना जरूरी है ही, लेकिन भारत में प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से हो सकते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। और जैसा हमने पहले देखा, भारत में कोई नॉन एमपी भी 6 महीने के लिए पीएम बन सकता है, जो यूके में मुमकिन नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये पूरा सिस्टम आखिर क्यों मायने रखता है? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली, भारत में एग्जीक्यूटिव पावर का असली सेंटर प्राइम मिनिस्टर ही है।
दूसरी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो इंजन है जो सरकार को चलाता है। तीसरी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत ये पक्का करता है कि सरकार पार्लियामेंट को जवाब दे रहे। और चौथी, वाइस प्रेसिडेंट का मेन रोल लेजिस्लेटिव है, यानी राज्यसभा के हेड के तौर पर। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द बना हो, लेकिन जिस पर पार्लियामेंट का चेक एंड बैलेंस भी हो, क्या वो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करता है या फिर उसके लिए एक चुनौती पेश करता है? इस पर जरूर सोचिएगा।